नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। 22 का रण और जीतने का प्रण। फिलहाल सभी पार्टियां 22 को जो रण है वो जीतने का प्रण ले चुकी हैं और इसमें कोई एक दूसरे पर वार पलटवार करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहां सियासी तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव सभी दलों को जुटाने में जुटे हुए हैं। साथ ही उनके चाचा शिवपाल यादव भी अब उनके साथ आ चुके हैं। दोनों तरफ से प्रचार जातीय गठजोड़ पर परस्पर वायरल युद्ध चल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अलग राग अलाप रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं तो वहीं पब्लिक का मूड भांपने में कोई भी अभी सफल नहीं हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि साल दर साल चुनाव दर चुनाव वादे होते रहे हैं, तरक्की के सपने दिखाए जाते हैं, विकास की बड़ी बड़ी बातें करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलकर छोटे छोटे लोगों को ठगने का काम करते नेता नजर आते हैं। औद्योगिकरण को उम्मीदों और बदलाव की चाशनी में लपेटकर पेश भी किया जाता है और ढांचागत सुविधाओं की बात की जाए तो बढ़ती जाती है। यूपी को एक्सप्रेस वे का प्रदेश भी कहा जाने लगता है, पर अधिकतर बड़े उद्योग निवेश नोएडा के साथ गाजियाबाद तक ही सिमट कर रह जाते हैं और लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। प्रदेश के बाकी क्षेत्र अब भी औद्योगिकरण की राह पर ताक रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर क्यों अन्य क्षेत्रों में औद्योगिकरण नहीं हुआ है। हालांकि इसके लिए प्रयास तो किए हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिल सके हैं। विकास की राह पर चलते चलते यूपी सरकार कभी अब्बाजान की राजनीति के ओर मुड़ जाती है, तो कभी पूर्व सीएम अखिलेश यादव जिन्ना जिन्ना चिल्लाने लगते हैं। तो कभी कभी 2017 में अखिलेश यादव के साथ आए यूपी के दो लड़कों में से एक लड़का यानी कि राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी का अलग अलग मतलब समझाने लगते हैं। और इसी सियासी चीख पुकार में अगर कोई आवाज दब जाती है तो वो आवाज होती है किसी दूर के गांव में खड़े एक ऐसे व्यक्ति की जिसे 5 साल पहले भी ऐसे ही चाशनी में भिगोए हुए रसगुल्ले फेंक कर मारे गए थे। ये आवाजें होती हैं महंगाई की, ये आवाजें होती हैं बेरोजगारी की, ये आवाजें होती हैं तमाम वो मुद्दे जो नहीं पहुंचे हुए हैं दूर किसी गांव में। तो आज फिलहाल इसी पर होगी मुद्दा। आज ना मुद्दा रहेगा हमारा एक्सप्रेसवे, ना कोई ऐसा मुद्दा जिससे सिर्फ अमीरों को लाभ पहुंचा हो। आज हमारा मुद्दा यही रहेगा कि जिस तरीके से किसी दूर गांव में खड़े एक ऐसे व्यक्ति के जो 5 साल पहले जिसे सुनहरे सपने दिखाए गए, क्या उन सुनहरे सपनों को पंख लगे हैं या नहीं। आज इसी पर फिलहाल होगी चर्चा और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से शुभेंदु शेखर अवस्थी जी मौजूद हैं, हिमांशु वाजपेयी सपा से मौजूद हैं और नाग तिवारी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है एनबी न्यूज पे। शुभेंदु जी, आवाज आ रही क्या आप तक? बिल्कुल आवाज आ रही है जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जी। मैं आपसे फिलहाल निवेदन करना चाहूंगा, जो शायद आपके घर में टेलीविजन चल रही है तो उसको बंद कर लीजिए, उसकी आवाज शायद वापस आ रही है। ने बंदी कर दिया। जी जी, तो फिलहाल पहला सवाल आपसे शुरुआत कर लेते हैं कि आपने 4.5 सालों में आखिर क्या किया कि आपको जनता एक बार फिर से मौका दे। जो काम आज तक पिछली सरकारों ने 70 सालों में नहीं किया, वो सब काम हमने इन 4, साढ़े 4, 5 सालों में कर दिया। यदि हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत काम कर दिया हमने यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि में देखें तो बहुत काम कर दिया। आस्था की दृष्टि में देखें कि जो हमने कहा था कि हम मंदिर बनवाएंगे अयोध्या का भी और मथुरा का भी, तो उस पर भी काम चालू हो गया। जिन विषय पर आप बात करना चाहते हैं, किसानों पर, युवा पर, या मेट्रो के ऊपर, या आप IITs के ऊपर, या मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर, तो एक राज्य को चाहिए, या गुंडा राज के ऊपर, या परिवारवाद के ऊपर, वो सब हमने जो जो काम हमने कहे थे वो सब करके दिखाए। और कहीं पर भी कोई भी जगह पर
आप हमसे उस पॉइंट के ऊपर आप पूछें कि इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया है, किसानों के लिए क्या है, गन्ना के लिए किया है। बस हमने कुछ जो नहीं किए हैं और ना वो हम करना चाहते हैं कि हमने तुष्टीकरण नहीं किया, हमने जातिवाद नहीं किया, हमने राष्ट्र धर्म को बढ़ाया है और हमने जगह जगह जिंदा नहीं किया। बस ये छोड़ दिया है, ये बाकी पार्टी कर रही है। हम विकास कर रहे हैं और उन्होंने विनाश किया था। चलिए जवाब ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हिमांशु वाजपेयी जी मौजूद हैं। हिमांशु वाजपेयी जी, क्या ये हकीकत जिस तरीके से बयां की जा रही थी बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी के द्वारा, क्या ये सच में पहुंची है जमीनी हकीकत तक, या सिर्फ ये वादे हवाई साबित हुए हैं 4.5 साल में? हेलो जी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक। क्या आवाज पहुंच रही मेरी आप तक हिमांशु वाजपेयी जी? जी पहुंच रही। जिस तरीके के से अभी पैनलिस्ट हमारे साथ बीजेपी से शुभेंदु शेखर अवस्थी जी मौजूद थे और वो तमाम तरह के वादे कर रहे थे कि जो भी हमने दावा किया है वो हमने पहुंचाया है। क्या जमीनी हकीकत ये सिर्फ हवाई साबित हुई है या सच में ऐसा कुछ हुआ भी है? देखिए दीक्षित जी, अवस्थी जी को भी मैं बड़े गौर से सुन रहा था। कई उपलब्धियों का बखान कर रहे थे कि आप किसानों पर बात कर लीजिए, मेडिकल कॉलेज पे बात कर लीजिए, तमाम मुद्दे बता रहे थे। मैं शुरुआत किसानों पे ही बात से कर देता हूं और गन्ना भुगतान से ही बात कर देता हूं। हालांकि अवस्थी जी मेरी बात को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको ये एहसास है कि उन्होंने जो कहा है वो कहां तक क्रियान्वित हुआ है। देखिए, किसानों के विषय में तो पूरे देश ने इनके रवैये को भी देखा है और जिस प्रकार इन्होंने किसानों को 1 वर्ष से अधिक संघर्ष कराया है राजधानी के चारों तरफ। 1 वर्ष से अधिक इस देश का किसान अपने परिवार से दूर रहा है, अपने बच्चों से दूर रहा है, अपने परिवार की खुशियों से, त्योहारों से दूर रहा है, मातम से दूर रहा है। और ये भी पूरा संपूर्ण देश जानता है कि इनके इसी अहंकार और किसानों के साथ जो इनका दुश्मनी भरा बर्ताव था, उसी के तहत इस देश के सैकड़ों अन्नदाताओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। दूसरी चीज, किसानों पर पूरे देश ने मीडिया के माध्यम से, जो इनके गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी साहब, जिनके पुत्र ने इस देश के अन्नदाता को अपनी गाड़ी तले कुचल कर मारने का जो जघन्य अपराध किया है और जो अपराध अब पूरे देश के सामने भी है, उस पर प्रश्न पूछने पर पत्रकार के साथ जो इनके गृह राज्य मंत्री का रवैया था, वो एक सड़क छाप गुंडे से अधिक नहीं था। जो एक सड़क छाप गुंडा होता है वही भाषा शैली उनकी थी। अबे तुबे और मोबाइल छीन लेना, ये तो हो गई किसानों की बात, जो किसानों पर अभी अपनी पीठ थपथपा रहे थे। अब आते हैं दूसरे मुद्दे, मेडिकल कॉलेज पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। मेडिकल कॉलेज का हकीकत यह है कि इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे जनपद में, उनको मेडिकल कॉलेज में ज्यादातर कन्वर्ट कर दिया, नहीं अपडेट कर दिया। और जिन जिन मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, कृपया यहाँ ये भी बता दें क्या उनकी बिल्डिंग पूरी हो चुकी है, क्या वहाँ स्टाफ वहाँ मौजूद है। एक पूरे देश ने देखा कि अभी गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था, गोरखपुर या कुशीनगर में, वहां भी आपने देखा होगा कि अभी ढांचा खड़ा हुआ है और उसको ढक दिया गया, क्योंकि ये ढकने में बड़े माहिर हैं। अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को ढकने में बड़े माहिर हैं। चाहे कोरोना में जलती चिताओं को ढकना हो, चाहे ट्रंप के दौरे में गरीबों को ढकना हो दीवार खड़ी करके, और चाहे मेडिकल कॉलेज की जो नवनिर्मित इमारत है जो अभी पूरी नहीं हुई है उसको ढकना हो। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हिमांशु जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनुराग तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर क्या ये जो आपके द्वारा जो प्रत्यारोप किए गए और आरोप लगाए गए, क्या इन पर उनकी क्या कुछ राय है? अनुराग तिवारी जी, एक बात कहना चाहूंगा जी। एक बात, आज आपने बड़ा बेहतरीन समागम किया है कि अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी से है, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, अब राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे ब्राह्मण परिवार से है और आप भी दीक्षित हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगा ये समागम। और ये भी लग रहा है कि आज जो डिबेट है वो वाकई इंटरेस्टिंग होगी। जातिवाद पे हम यहाँ डिबेट भी नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी डिबेट का मुद्दा वही रहेगा, गरीबों को क्या न्याय मिला है, क्या जो उन्हें वादे दिखाए गए हैं
जो वादे किए गए थे, क्या चाशनी में भिगो भिगो के रसगुल्ले जो फेंके गए थे वादों के, क्या वो उन तक पहुंचे हैं? और उन्होंने जो रसगुल्ले कैच किए थे, क्या वो सच में लाभदायक थे या नहीं? पूछ लेते हैं फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक अनुराग तिवारी जी से। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इस चीज पे कि दोनों पार्टियों ने क्या कुछ किया है। दोनों पार्टियां अपने अलग अलग वादे करती है। बीजेपी बहुत वादे किए हैं कि इन 5 सालों में उन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिनकी आप देखें जमीनी हकीकत पर अगर जाके देखेंगे तो वो लोगों तक पहुंच नहीं पाई है। हाँ, इस चीज में बीजेपी बहुत माहिर है कि उसका प्रचार प्रसार बहुत बड़े स्तर पे होता है, अखबारों में बहुत बड़े स्तर पे प्रचार होता है, तो लोग कई बार सोच लेते हैं कि हाँ कुछ हुआ होगा। मैं आपको अगर शुरुआत से बताऊं तो अगर आप जन धन की बात करें, अगर आप लोग बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देने की बात करें, अगर आप स्टार्टअप में गांव में क्या पहुंच पाया है उसकी बात करें, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गांवों तक नहीं पहुंची है। आज भी अगर आप गांव में किसी बच्चे से जाके पूछेंगे कि आप नौकरी छोड़ के अगर स्टार्टअप करना चाहें और आपको लोन क्या सरकार दे पाएगी, तो उनका जवाब सीधा सा होगा कि नहीं। अभी भी उतना ही मुश्किल है बाजार से लोन मिलना या बैंक से लोन मिलना, उतना ही मुश्किल है जितना आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले था। बड़े शहरों में, बड़े महानगरों में कुछ चीजें बदली हैं, लेकिन आज जो डिबेट चल रही है वो है कि छोटे स्तर पे, ग्राम स्तर पे क्या बदलाव हुआ है। तो ग्राम स्तर पे अभी भी बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी स्थिति पहले जैसी ही है। हाँ, मैं मानता हूं कि जो मुफ्त में अनाज बांटने का इनका जो प्रोजेक्ट था उसका व्यापक असर हुआ है, उसका गांव में लोगों ने लाभ उठाया है, लेकिन सभी चीजों का जो दावे कर रही है बीजेपी उसका लाभ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो कई बार अगर आप बात करें, जनता से बात करें, अगर आप उनसे मिले और कुछ पूछें कि हाँ आप कुछ ऑप्शन देख रहे हैं क्या आज की डेट में, तो अभी भी उनको डर है कि हाँ अगर हम बीजेपी को हटाते हैं तो ऑप्शन अगर हम समाजवादी पार्टी को देते हैं तो कहीं पहले वाली स्थिति, भयावह स्थिति, जो मारकाट, जो लूट, जो हत्या वाली स्थिति थी वो ना आ जाए। तो जनता की जो मनोदशा है वो बहुत एक परेशान करने वाली है, वो ना इधर आने को है ना उधर जाने को है, बहुत एक बीच वाली स्थिति है। अभी तक वोटर जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि हमें जाना कहाँ है, और वो फाइनलाइजेशन लास्ट के 15 दिन में ही होता है अभी, इसलिए अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। किसी को भी बहुत ज्यादा उत्साह में आने की जरूरत नहीं है, किसी भी पार्टी। चलिए, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी काफी लंबे समय से कुछ पूछना चाह रहे थे, उनसे पूछ लेते हैं कि जवाब देना काफी लंबे समय से चाह रहे थे, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर कितने आतुर हैं। जी, कहा जी कि यदि लोगों को अभी भी ना दिखाई दे कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने क्या काम किया है, और हम लोग इस टीवी डिबेट में खाली बैठे हुए थे, इसीलिए मैंने पहले जवाब में कोई डेटा नहीं दिया। अब मैं चाहूंगा कि आपका 1-2 मिनट में डेटा दे देता हूं, जिससे कि हमारे जो बेटर रहेगा, जो हमारे समाजवादी पार्टी के भाई बैठे हुए हैं और जो हमारे राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं वो भी सुन लें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14वें नंबर पे थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अभी दूसरे नंबर पे हैं। केंद्र की इंटरनेशनल बॉडी होती राज्य की? मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, केवल सब कुछ बातें उत्तर प्रदेश की हैं इस समय। अर्थव्यवस्था में मैं 27वें नंबर पे पहले सपा की में था, और अभी 17वें नंबर पे था, अभी दूसरे नंबर पे आ गया। प्रति व्यक्ति आय इस 5 सालों में डबल हुई है, 2 टाइम्स हुई है, ये जानकारी के लिए बता रहा हूं। नौकरी 4 लाख प्लस हुई है, ये आपको जानकारी दे रहा हूं। बेरोजगारी दर जब सपा की सरकार थी 17.5% थी, अभी 4.1% है। एक्सप्रेस वे हमने 4 का इनॉग्रेशन कर दिया है, 4 ऑन द वे हैं। और आप समझ लीजिए 5 नए एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो गए हैं और 5 की प्रोविजन हो गया है। मेट्रो जहां पहले एक ही सिटी में थी, अभी 17 सिटीज के लिए प्रोविजन हो गया है। अभी कानपुर में भी 3-4 दिन में चालू हो जाएगी। इसके बाद फार्मर्स के लिए हमारे बहुत अच्छा बात कह रहे थे, मैं उनको बता देता हूं। 2.41 करोड़ रुपीस 2.41 फार्मर्स को हम लोगों ने
27,286 करोड़ रुपए का जो हम लोग अनुदान देते हैं वो दिया है। अभी आवास योजना के हिसाब से 40 लाख लोगों को इस 4-4.5 साल में, जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है, 40 लाख से ज्यादा लोगों को घर दिया है पीएम आवास योजना में। ये छोटी मोटी बात है। टॉयलेट है, जो टॉयलेट दिया है हमने, 2.61 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट लग गए हैं। तिवारी जी आप भी सुन लो और बाकी लोग भी सुन लो। गन्ना में आपने पूछा था कि क्या किया हमने, तो 1.27 लाख करोड़ जो आपका बकाया था वो भी दिया। इसके अलावा 2 लाख करोड़ रुपए और दिया है हमने। एमएसपी का भी सुन लो, आपने किसानों के लिए बोला था। मैं आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ, लेकिन इसके बाद कई सवाल जो आपने जिस तरीके से जवाब दिया, मेरे जहन में भी कई सवाल है, और इसके लिए फिलहाल अभी रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। तो 22 करोड़ में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी जी बने हुए हैं। उनसे पूछ लेते हैं आखिर कि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो मेरा एक सवाल है कि आखिर कितना बजट आवंटित किया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक लाभार्थी को? देखिए, इसमें 40 लाख लोग जो यूपी में बनाए गए हैं, जिनको आवास के लिए बात किया गया, 1,20,000 रुपए हम लोग देते हैं, जिसमें उसका घर बन जाता है। जमीन उसकी अपनी होती है। तो ये तो गांव में कर रहे हैं हम लोग, जो गांव में रूरल एरियाज में डेवलपमेंट है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं गरीब जिनके पास जमीन नहीं, तो उनके लिए अलग योजना है। उनको हम लोग एक लगभग 2,000, 2,500 या 1,800 से रुपए के 2,700 रुपए मंथली एक रेंटल स्कीम चालू करी है प्रधानमंत्री ने, और हम लोग उसको आवास को उनको आवंटित करेंगे, जिसमें वो लोग रहेंगे और वो जब तक रह सकते हैं, 20 साल, 40 साल, 20 साल के लिए उनका हमने आवंटन किया लीज पे। क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा भी नहीं दे सकते कि 2 लाख 4 लाख भी बड़ी फिगर आते हैं, तो उनको वैसा योजना था। दोनों योजनाएं चल रही हैं, पर जो अभी हमने आपको 40 लाख बताई है, जिनके जो निर्मित हो गए हैं या स्वीकृत हो गए हैं और उनका पैसा मिल गया है, वो 40 लाख से ज्यादा लोग हैं पीएम आवास योजना में। चलिए, एक सवाल मेरा एक ये भी है आपसे कि आखिर क्या ये जो 1,20,000 रुपए जो हैं, वो क्या पूरे लाभार्थी को मिल जाते हैं क्या? हाँ, इसका भी जवाब मैं देता हूँ। मैं अभी पीछे कानपुर के कुछ गांव में गया था, और हमने वहां पे पूछा लोगों से कि भाई आप ये बताओ कि ये जो पैसा 1,20,000 मिलता है, आपको मिल जाता है? कुछ ने बताया कि पूरा मिल जाता है, कुछ ने बताया कि किसी ने 5,000 काट लिया, किसी पंचायत के सरपंच ने 10,000 काट लिया। तो हमने कहा कि आपने जो 10,000 काट दिया, तो आपने कोई कंप्लेंट करी क्या? तो वो काटना तो क्या है, क्योंकि उनके खुद ही अकाउंट में आ रहा है, वो लोग इनसे मांग के ले जाते हैं कि हमने तुम्हारा पास कराया, ये किया है, वो किया है। अब ये तो कंट्रोल नहीं हो पाया अभी तक। क्यों नहीं हो पाया अभी तक? 1,20,000 रुपए मिले, ठीक है, लाभार्थी को 1,20,000 रुपए मिले, और 1,20,000 में एक घर कैसे बन सकता है? बीजेपी नेताओं की कोठियां भी 1 करोड़ में नहीं बन पाती हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप तो बिल्कुल बड़े पत्रकारों की तरह बात कर रहे हो जी। बड़े छोटे की बात नहीं, लेकिन मेरे सवालों से अक्सर मिर्ची लग जाती है। मैं छोटा पत्रकार हूँ या बड़ा पत्रकार हूँ? सुन तो लो जी। एक गरीब आदमी का घर 1,20,000 में 30 गज का घर रहता है, जिसमें वो बड़े आराम से बन जाता है। दीवारें बन जाती हैं, छत बन जाती है। और आपको देखना है तो ग्रामीण स्थानों पे जाके देख के आइए। नहीं, मैं ग्रामीण से, मेरा बैकग्राउंड ग्रामीण ही रहा है, ठीक है। मैं खुद देख के आया हूँ, चूंकि मैंने बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और वहां पर लोगों की समस्याओं को जाना है। मैं अभी जो 40 लाख घर बने हैं, उसको देखिए एक बार। नहीं, आपने खुद कबूला है ना कि कोई 5,000 ले जाता है, कोई 10,000 ले जाता है, तो वो क्या गिफ्ट के तौर पर होता है पास कराने के लिए? उसका हिस्सा क्या बीजेपी सरकार को भी आता है कहीं ना कहीं, या उच्च अधिकारियों को भी आता है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? 1,20,000 रुपए में, 1,20,000 रुपए में से उन सबको हिस्सा बांट चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने खुद कबूला है शुभेंदु शेखर अवस्थी। मैं आपको, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। जी जी, आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब देता। जितना पूरा 1,20,000 का पूरा पैसा जिसको हमने घर निर्माण के लिए दिया है, उसके अकाउंट में आता है।
कई बार लोग उससे मांगने आते हैं, गांव के कोई मुखिया होगा, कोई प्रधान होगा, कोई सरपंच होगा, वो अपने आप 5-7 हजार रुपए जो देता है वो देता है। और हमने पूछा कि इसकी किसी भी ने कंप्लेंट करी क्या, तो बोले भैया हमारा घर बन गया है, बस यही तो बात और ये सब मैंने अपने मन से किया। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उसको कैसे कंट्रोल करोगे ये दे के मामला सब सेटल हो जाता है, हमारा घर बन गया, हमारे 10-20 हजार तय हो गए, उसमें ऐसा नहीं को दे देंगे, एसडीएम को दे देंगे और डीडीओ को दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं, मामला सेट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी पूरा पैसा जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में आ रहा है। चलिए, हिमांशु वाजपेयी जी काफी लंबे समय से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर यूपी में जिस तरीके से शुभेंदु शेखर अवस्थी जी ने खुद कबूल लिया है कि 10-20 हजार रुपए ले लेते हैं और गिफ्ट के तौर पर ले लेते हैं, क्या कुछ कहना है आपका इसमें? आपने अपना बढ़ा लिया, 5-7 हजार रुपए की बात करिए जी, 5-7 रिश्वत 1 रुपए की हो या 1 लाख की हो, वो 1 लाख वो वही होती है। जानकारी दी है, मैं तो गांव में जाके बता रहा हूँ, मैं खुद गांव का ही रहने वाला हूँ। अरे अवस्थी जी, मैं भी रहने वाला हूँ। अवस्थी जी सुन लीजिए, पत्रकारों के भी सुन लिया करिए, भी सुन लिया करिए। बिल्कुल सुनते हैं सर। मेरा सबसे पहली बात ये है, आवास का दौर है, ये आवास कोई आज नई योजना नहीं है। इंदिरा आवास से लेके, लोहिया आवास से लेके, कांसीराम आवास से लेके आज प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं। पहली बात, आज मुझे अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने न्यूज चैनल पर बैठ कर ये बात स्वीकार करी कि ये भ्रष्टाचार है, और उसके आगे घुटने टेकते भी नजर आए कि साहब अब इसको कैसे कोई पता कर सकता है, इसको कैसे कोई रोक सकता है। अब मैं इनके आवास की हकीकत आपको बताता हूँ जी। इनके आवास की हकीकत, प्रधानमंत्री आवास की हकीकत यह है कि इनके नीचे पक्का मकान है, ऊपर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है, पहली चीज। दूसरी चीज, जमीन किसी की है, आवास किसी दूसरे का बन रहा है और स्वीकृत है। और ये सब भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ पैसे के लेन देन के बाद ही होता है। मैं अवस्थी जी को आपके चैनल के माध्यम से ये आमंत्रित कर रहा हूं, यदि वो आना चाहें तो मैं उनको साक्ष्य के साथ वो आवास दिखा सकता हूं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं, मैं ऐसे आवास को दिखा सकता हूं, वो देखना चाहे तो। और सबसे गंभीर बात यह है कि जो 10-5 हजार ले लेते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है। कम से कम आज इन्होंने ये स्वीकारा कि भ्रष्टाचार के आगे ये नतमस्तक है और भ्रष्टाचार इनकी सरकार में होता है। अब मैं बड़ी जिम्मेदारी से दीक्षित जी एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं। जब वादों की बात हो रही थी और वादों की जमीनी हकीकत पर उतारने की बात हो रही थी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जब देश के प्रधानमंत्री ने, आप सबको याद होगा, हमारे बीजेपी के साथी को भी याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे सारे सांसद और हमारे सारे मंत्री अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करेंगे। यदि मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल कहा था। क्या आज तक किसी ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक करी है? अवस्थी जी बता दें हाँ या ना में। उसके बाद जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे, यह भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, कम से कम उन गांव की वास्तविकता देश के सामने आनी चाहिए कि किस सांसद ने कौन सा गांव गोद लिया था और आज वो गांव किन हालातों में है। जो वो योजना चलाई गई थी, ग्रामोदय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना वो चलाई गई थी और उसको भी फिर ठंडे बस्ते में ही डाल दिया गया। हमारे साथ अनुराग तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, वो लगातार काफी लंबे समय से कुछ कहना चाह रहे थे, पूछ लेते हैं। जी तिवारी जी। जी, सबसे पहले तो मैं शिवेंद्र जी एक वरिष्ठ नेता हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा कि क्यों बीजेपी के नेता जब भी चुनाव आते हैं तो अपने आप को धार्मिक और अपने आप को ग्रामीण पृष्ठभूमि से जोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर से वही चीज हो गई कि आप गांव नहीं गए और आप गांव के बारे में जानते नहीं हैं। सब गांव के बारे में जानते हैं, सब जा चुके हैं। अब जो आपने डेटा दिया उस पर कुछ बात हो जाए, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपने बताया कि 1,20,000 में घर बन जाता है। कतई नहीं बनता घर, आप कहीं भी जाके देखिए 1,20,000 में घर कतई नहीं बनता है और 12,000 में टॉयलेट कतई नहीं बनता है। आप जिस लेवल पे महंगाई लेके गए हैं उस लेवल पे तो बिल्कुल संभव नहीं है। और दूसरी चीज, 5,000 और 10,000 रुपए में घूस सेटलमेंट नहीं होता है आज की डेट में। आज की डेट में अगर आप इंदिरा आवास की बात करें तो कम से कम 25 से 30,000 रुपए आपको देने पड़ते हैं और ये पैसा छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक जाता है। वहां के स्थानीय नेताओं को भी पता है, ये नहीं मतलब कि किस पार्टी से वो संबंधित है, लेकिन सभी नेताओं को पता होता है कि पैसा लिया जा रहा है और वहां तक भी पहुंचा है। वहीं दूसरी बात अगर देखा जाए शौचालय की बात, तो 12,000 रुपए शौचालय के मिलते हैं और उसमें भी 5 से 7,000 रुपए तक कई बार लेके चले जाते हैं और वो पैसा भी ऊपर तक जाता है। तो आप डेटा थोड़ा सा ठीक करिए। डेटा आप एक तो भ्रष्टाचार का डेटा दे रहे हैं, वो भी गलत दे रहे हैं।
नहीं, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी से इसी पर जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी फिलहाल अभी कह रहे थे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में ये 7 से 5,000, अवस्थी जी यही कहा था ना आपने, 7 से 5,000 तक का घोटाला हो जाता है। इसी पर हिमांशु वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, जवाब ले लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, अभी हमारे अवस्थी जी ने गन्ना किसानों की बात कही थी, तो आपको वादा याद होगा जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तब एक वादा किया गया, शायद इनके मैनिफेस्टो में भी था कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जनपद है लखीमपुर खीरी, हम और आप सभी परिचित होंगे, और लखीमपुर खीरी सर्वाधिक गन्ने का क्षेत्र है, जहां की एक बहुत बड़ी आबादी गन्ने की फसल पर निर्भर करती है, चाहे उनके बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे माँ बाप की दवाई हो, टोटल आजीविका जो उनकी है गन्ने की फसल पर निर्भर करती है। और देश के प्रधानमंत्री उस लखीमपुर जनपद के 2019 की चुनावी सभा में गए थे और उस लखीमपुर जनपद को चीनी का कटोरा बोल के आए थे कि ये जो जनपद है ये उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी का कटोरा है। मैं अवस्थी मैं आपके माध्यम से आमंत्रित करूंगा कि आज लखीमपुर जनपद के जो गन्ना किसान हैं वो मिलों के गेट पर बैठे हैं एक एक महीने से अपने भुगतान के लिए, और अभी उन्होंने कई मिलों में ताला भी डाल दिया क्योंकि उनका भुगतान नहीं हो रहा था। कहीं जाके इनकी शासन और इनका प्रशासन जागा, और उसके बावजूद आप देखिए प्रशासन के लोग किसानों के हित की बात नहीं करते हैं, मिल मालिकों के साथ खड़े होकर बात करते हैं मिल मालिकों की कि साहब ये अभी इतना पैसा दे देंगे और इतना पैसा आपको 2 महीने बाद दे देंगे, 1 महीने बाद दे देंगे, और आप सब एक दूसरे के सामंजस्य से काम चलाइए। तो ये जो फिर बड़ी झूठ साफ गोई के साथ बोलते हैं, और इतना मतलब क्या मैं कहूं आपसे कि बेतहा झूठे लोग हैं। पता नहीं इतना झूठ इतना आत्मविश्वास के साथ कैसे बोल लेते हैं, किसानों को तो परेशानियों का सामना आपकी सरकार में भी करना पड़ा था। जिस तरीके से जो रेटों की बात कर ले, समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया था, और हमें वही आपकी सरकार ने ना ही तो समर्थन मूल्य बढ़ाया और ना ही किसानों के हक की बात कही थी। उनका पेमेंट भी फिलहाल लटका ही रहा था आपकी सरकार में। मैं जवाब दे देता हूँ इसके प्रश्न का जी। हाँ। देखिए, पहले एवरेज सपा की जब सरकार थी तो लगभग 1 साल में के बाद बिजनेस पैसा आता था। गन्ना सप्लाई आज इस साल भी करिए, अगले साल जब सप्लाई करोगे तो पिछले साल का पैसा देंगे। हमने टारगेट जरूर लिया था कि हम 14 दिन में और 21 दिन में पैसा देंगे। और अभी जो लखीमपुर की ये जिस फैक्ट्री की बात बता रहे हैं, कौन सा कुंभी चीनी मिल है? बजाज चीनी मिल, बजाज चीनी मिल है, और उसी की एक ऐसी समस्या है, और उसको ऑलरेडी सरकार की ओर से नोटिस गए हैं। एक ही पूरे यूपी में फैक्ट्री है जिसकी ये बात करना चाह रहे हैं, और मैं इनको बताना चाहता हूं, मैं पूरे यूपी की बात कहती हूँ, हो सकता है एक आध केसेस में हम सक्सेसफुल ना हुए हो। मैं आपके सामने चैनल पे बोलता हूं कि मैं 100% ठीक नहीं हो गया हूं, परंतु आपने एक विषय को लेकर, एक चीनी मिल का लेकर पूरे के पूरे यूपी का कहानी सुना दी, और आपने मेरे कोई प्रश्न का जवाब नहीं दिया, चाहे ईज ऑफ वर्किंग से लेके गन्ने के सबर तक। जब आप गए थे तो 1.27 लाख करोड़ का बकाया छोड़ के गए थे, जिसको हम लोगों ने 9 महीने में पेमेंट करवाया था। आप क्यों हिमांशु जी और ये सब लोग सपा के लिए बात करते करते ये भूल जाते हो कि विकास और विनाश के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, और जो विनाश राज रहा है उसको विकास राज में बदलने के लिए गुंडों को भगाना पड़ा, परिवारवाद को खत्म करना पड़ा, सफाई में समेट दिया गया। जो लोग सफाई में ढोल बजा के और नाचा करते थे, जन्मदिन मनाया करते थे, और बंबई से बड़े बड़े डांसर आते थे, आज वहीं पे उसी राज्य में हम मंदिर बना रहे हैं। और जो आपने कहा धर्म की बात, तो 1991 के भी मैनिफेस्टो में हमने कहा था कि हम 3 मंदिर बनवाएंगे। आज भी हमने 3 मंदिर बनाने की बात कही है, और जब तक भाजपा रहेगी तब तक हम मंदिरों बनाने की जो हमने कल्पना करी है हमने चेंज नहीं किया। कभी आप बुआ को बुला लेते हो, कभी बबुआ बन जाते हो,
कभी यूपी के 2 लौंडे बन जाते हो। भाई इस तरीके से करते करते नहीं, आपने अभी कहा था कि हमने गुंडों को साफ किया है, तो किस तरीके से साफ किया? क्या विकास दुबे एनकाउंटर जैसे गुंडों को साफ किया है, जिससे कई तार खुल सकते थे अगर वो जिंदा पकड़ा जाता और जिंदा उसे वो आपको तो तार खुल सकते थे। जो व्यक्ति पुलिस के 7, 8, 10 लोगों को गोली मार सकता हो और वो यदि भागने की कोशिश कर रहा है तो इनकाउंटर ही किया जाएगा। ऐसा कौन सा काम था? पूरे यूपी को मालूम है कि जब अखिलेश यादव यूपी के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो हर थाने के अंदर 10 गुंडे होते थे और योगी जी ने लिस्ट बना के उन 10-10 गुंडों के घर में क्या क्या हुआ है वो आप भूल गए। आज पूरा यूपी शांत हो गया है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भैया हम तो अब यहाँ से निकलना चाहते हैं, यूपी में हमारी दाल नहीं गलेगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ यूपी अब एक सुराज के उसमें आ गया है, विकास के राह में आ गया है। और जो आपने 4 साल 5 साल विनाश राज में चलाया